श्री बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय कोलकाता द्वारा आयोजित इस 35वें विवेकानंद सम्मान समारोह के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन आज इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित आदरणीय श्री संजय जी, मंच पर उपस्थित आज की उत्सव मूर्ति, जिनको सम्मानित कर मुझे लगता है कि इतनी सुदीर्घ परंपरा वाली ये कुमार सभा, मंच पर उपस्थित हम सभी लोग और व्यक्तिगत रूप से मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसे आदरणीय श्री बनवारी लाल सोती जी, मंच पर आसीन आदरणीय सज्जन कुमार तुलसियान जी, संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर त्रिपाठी जी, आदरणीय श्री तारा दुग्गड़ जी, संस्थान के मंत्री श्री महावीर बजाज जी, और इस सभागार में उपस्थित व्यक्तिगत रूप से उपस्थित और आज इस कार्यक्रम में तकनीकी के माध्यम से विश्व भर से जुड़े हुए ऐसे अनेक व्यक्तित्व, जिन्होंने अपने कृतित्व से न केवल समाज को, न केवल परिवार को, अपने अपितु राष्ट्र को सुशोभित किया और हम सबको गर्वान्वित होने का अवसर प्रदान किया है। आप सबको इस पवित्र भूमि के साथ साथ मैं आप सबको भी नमन करना चाहता हूँ। आदरणीय तारा जी जब मेरा परिचय करा रही थी तो इन्होंने परिचय में कहा कि मैंने 20 साल तक इथोपिया में खेती की। मुझे लगता है कि मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने आप को थोड़ा क्लैरिफाई कर देना चाहिए, कहीं आप लोग मुझे बड़ा उद्योगपति समझ लेंगे। ये सच है कि मुझे इथोपिया में काम करने का अवसर मिला। ये सच है कि मुझे दुनिया के लगभग सारे कॉन्टिनेंट्स में व्यक्तिगत रूप से काम करने का अवसर मिला, लेकिन मैंने अपना जीवन छात्र राजनीति से प्रारंभ किया था, सामाजिक जीवन, और उसके बाद में मैं जिस चीज़ पर गर्व करता हूँ कि छात्र राजनीति का सोपान समाप्त होने के बाद से लेकर के इस प्रत्यक्ष राजनीतिक जीवन में आने के बीच के 20 साल में मैंने देश के सीमाओं पर काम किया है। प्रत्यक्ष रूप से देश के सीमा पर रहने वाले लोगों के बीच में, लोगों के मन में, सीमावर्ती क्षेत्र का नागरिक होने के नाते जो उनका सहज दायित्व है, उस दायित्व के बोध के जागरण के लिए जो संस्था काम करती है, उस संस्था के साथ में काम करने का सौभाग्य मुझे मिला। गीता में 5वें सर्ग में लिखा है कि देश की सीमाएं माता के वस्त्र के समान पवित्र होती हैं और देश के प्रत्येक पुत्र का कर्तव्य उन सीमाओं की ठीक उसी प्रकार से रक्षा करने का है जिस प्रकार से उसे माता के वस्त्रों की रक्षा करने का दायित्व है। इस भाव के साथ में देश के सीमावर्ती क्षेत्र में, सीमावर्ती क्षेत्र का नागरिक होने के नाते जो दोहरी जिम्मेदारी है, उसके जागरण के लिए 20 वर्ष तक अनवरत लगातार काम करने का अवसर मुझे मिला। और मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि मैंने देश के पूरे संपूर्ण थल सीमा पर लगभग सारी पोस्ट पर जाकर के व्यक्तिगत रूप से काम किया है। तो वो एक छोटा सा अंश था कि मैंने इथोपिया में जाकर के काम किया दाल रोटी कमाने के लिए, क्योंकि साधारण परिवार से आता था, वो भी एक दायित्व था कि वो भी मैं करूं। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में आने के साथ में वो सब चीज़ें मुझे लगता है कि पुरानी हो गई हैं। तो मुझे लगा कि मैं ठीक से अपने आप को, जो मुझे परिचय कराया गया है तारा जी ने, उसे ठीक ठाक कर दूं। जब मैं पिछली बार राजस्थान परिषद के कार्यक्रम में आया था, तब मुझे पहले पढ़ा था, छात्र रहते हुए पढ़ा था, जब वनवासी क्षेत्र में काम करने वाले बाबा जी रामस्वरूप जी का जब आप लोगों ने सम्मान किया था, तब उनसे चर्चा में के समय में मैंने कुमार सभा पुस्तकालय के बारे में कुछ उल्लेख सुना था। लेकिन अब जब पिछले सप्ताह में जब अपने राजनीतिक दायित्व के साथ में कलकत्ता में था, तो कलकत्ता में मुझे जब यहाँ के लोगों ने और मेरे अभिन्न मित्र, महेश्वरी समाज के राष्ट्रीय महामंत्री या अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री भाई संदीप जी ने जब मुझे इस कार्यक्रम में आने के लिए कहा और बड़ा बाजार के पुस्तकालय के से जुड़े हुए लोग जब मुझे मिले,
और जब एक सुदीर्घ इतिहास परंपरा का जब मैंने परिचय जब मुझे प्राप्त हुआ कि ऐसी जगह पर कार्यक्रम है जहां ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ है, ऐसे संस्थान का कार्यक्रम है जिसका 102 साल का इतिहास है, एक ऐसे संस्थान का कार्यक्रम है जिसे राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, एक ऐसे संस्थान का कार्यक्रम है जो स्वतंत्रता सेनानियों का सजग रहा है, एक ऐसे संस्थान का कार्यक्रम है जिसने आज़ादी के पहले से लेकर के बदलते हुए इस हिंदुस्तान को आज तक न केवल दृष्टा भाव से देखा है, अपितु कई बार उसको परिवर्तित करने का प्रयास भी किया, उसमें भी योगदान किया है। एक ऐसे संस्थान का कार्यक्रम है जिन्होंने साहित्य और संस्कृति से जुड़ी हुई अनेक स्वनामधन्य विभूतियों का सम्मान किया है, एक ऐसे संस्थान का कार्यक्रम है जिससे जुड़े हुए लोगों ने इस लंबे इतिहास में अपनी कर्मठता से तमाम विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी समाज में सकारात्मक योगदान किया है और अपने आप को 100-102 साल तक अक्षुण्ण बनाए रखा है, आज भी शरण नहीं होने दिया है। एक ऐसे संस्था का जिसने उदात्त आकांक्षा और अपेक्षा और सपने वाले के भारत ऐसा होगा उसके लिए अपना जवानी और जीवन समर्पित करने वाले ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों का साक्षी रहने के साथ साथ में उन सब के साथ में सहयोगी होते हुए बदलती हुई परिस्थितियों में भारत को आज इस मुकाम तक आने का भी साक्षी बनने का जिसे अवसर मिला है, मेरे मन में निश्चित रूप से एक गर्व भी था, एक रोमांच भी था, लेकिन एक सहज दबाव भी मैं अपने आप को अपने ऊपर महसूस कर रहा था कि मैं इतने बड़े, इतने सुदीर्घ इतिहास वाली, ऐसे संपन्न परंपराओं वाली एक संस्था के कार्यक्रम में जाकर के मुझे लोगों से बात करना है। और मैं भी हंसते हंसते संजय जी को कह रहा था कि जब आदरणीय तारा जी ने बोलना शुरू किया तब से लेकर के संजय जी तक जितने लोग बोले, मेरा वो दबाव कई गुना और बढ़ गया। इतनी समृद्ध हिंदी बोलने वाले लोगों के बीच में मैं अपने आप को थोड़ा असहज महसूस कर रहा था कि मैं साधारण सा आदमी कैसे जो दायित्व मुझे दिया गया उसके साथ में न्याय कर पाऊंगा। आदरणीय बनवारी लाल जी ने जब अपनी बात रखी थोड़ा मुझे सुकून हुआ, लेकिन उनके पीछे जो उनके कृतित्व की विशालता है, जो उनके व्यक्तित्व की विशालता है, मुझे लगा कि वो मेरा जो मुझे राहत महसूस हुई थी वो क्षणिक थी केवल। मैं आप सबका, सभी सुधी श्रोताओं का और कुमार सभा पुस्तकालय से जुड़े हुए सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं, उन सब का आभार और अभिनंदन करना चाहता हूं कि मुझे आप सब ने गौरवान्वित होने का, रोमांचित होने का और अपने आप को सम्मानित होने का अवसर प्रदान किया। हृदय की गहराई से आप सबका धन्यवाद, आप सबका अभिनंदन। मित्रों, एक देश आज जिस मुकाम पर खड़ा है, प्रतिदिन हमें आज ऐसे अनेक अवसर मिलते हैं जब हम भारतीय होने पर अपने आप को गर्व महसूस कर सकते हैं। और पिछले 5-6 साल में तो अनेक ऐसे अवसर मिले हैं कि जब हम सम्मान के साथ में ये कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं, भारत का सम्मान बढ़ा है, भारतीयता का सम्मान बढ़ा है, भारतीयों का सम्मान बढ़ा है। समाज की चाहे कोई भी विधा हो, जीवन की कोई भी क्षेत्र हो, उन सब क्षेत्रों में हम सब गर्व कर सकें ऐसे अवसर हमको निरंतर मिलते रहते हैं। लेकिन ये सब मैं जिम्मेदारी से स्वीकार करता हूं कि ये सब केवल सरकारों के द्वारा नहीं हुआ है। आज देश जिस मुकाम पर खड़ा है, जिस पायदान पर देश खड़ा है और जो अवसर देश हमें प्रदान करता है, उन अवसरों के निर्माण में कुमार सभा जैसी अनेक 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 सामाजिक संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसी सामाजिक संस्थाएं, मैं जानता हूं क्योंकि मैंने सामाजिक संस्थाओं के साथ में भी काम किया। एक सामाजिक संस्था को 2-3 साल तक चलाना कितना मुश्किल होता है। निष्प्रय भाव से
एक नींव की ईंट की तरह अपने जीवन खपा देने वाले लोग जब सब ऐसी संस्थाओं के पीछे खड़े होते हैं, तब जाकर के एक कुमार सभा बनती है। अनेक अनेक लोग, और ऐसे अनेक लोग जिन्होंने इस पूरी ऋषि परंपरा में इस संस्थान को आज तक अपने जीवन और जवानी से सींचा है। मुझे लगता है कि मैं कुछ कहूँ, कुछ बात करूँ, उससे पहले उनका यदि अभिनंदन और प्रणाम न करूँ तो मैं अपने आप पर के साथ में या यहाँ खड़े होने के इस अवसर के साथ में न्याय नहीं कर पाऊँगा। मैं उन सब का भी बहुत सारा अभिनंदन और प्रणाम करना चाहता हूँ। मित्रों, हम सब ने साहित्य की बात की, इतिहास की बात की, स्वामी विवेकानंद की बात की, सुभाष बाबू की बात की। इतिहास गैरों के लिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो सकता है और होता है। इतिहास लोगों के लिए अतीत का एक दस्तावेज हो सकता है, लेकिन इतिहास अपनों के लिए यदि प्रेरणा का स्रोत न बने और ऐतिहासिक भूलों से सीखने का एक अवलंबन और आधार न बने, तो वो समाज उस इतिहास के साथ में और इन इतिहास पुरुषों के साथ में न्याय नहीं कर पाता। हमने विवेकानंद के बारे में बात की, हमने विवेकानंद के व्यक्तित्व कृतित्व की बात की। मुझे लगता है कि सभागार में बैठे हुए और इस सभागार के बाहर बैठे हुए लाखों भारतीय भी यदि उनके व्यक्तित्व कृतित्व की चर्चा करें, बार बार उनके बारे में बात करें, तो भी उनके कृतित्व को, व्यक्तित्व को हम नाप नहीं पाएंगे। 39 साल के छोटे से जीवन में, छोटी सी आयु में, जीवन तो बहुत विशाल था, लेकिन उस छोटी सी आयु की विशालता का वर्णन हम अपने शब्दों में नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या हम केवल और केवल विवेकानंद के संस्मरणों की चर्चा करें, उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ किया है उसकी चर्चा करें, उसकी बातचीत करें, तो क्या हम विवेकानंद का जो ऋण हम भारतीयों पर है उससे ऋण हो पाएंगे? हम कितने विवेकानंद सजित करने के लिए काम कर रहे हैं। ज्ञान, चरित्र, एकता, जो मंत्र उन्होंने दिया, उस मंत्र को साकार करने के लिए हम कितने विवेकानंद के पथ पर चलने वाले लोगों को कितने पैदा कर सकते हैं? हमारे सामने आज प्रश्न ये होना चाहिए। जब मैं कुमार सभा का इतिहास पढ़ रहा था तब भी मेरे मन में ये प्रश्न आया कि कुमार सभा जैसा संस्थान, जो चरखे वाली संस्था के नाम से पूरे देश में विख्यात हुआ, अंग्रेजों की तमाम आतताई और यातनाएं होने के बाद में भी जिस कुमार सभा ने निर्भय होकर के उस आजादी के आंदोलन में योगदान किया, उस समय के स्वदेशी के आंदोलन में योगदान किया, असहयोग आंदोलन में अपना योगदान किया, क्यों करके उस कुमार सभा के पीछे खड़े लोगों का जो है, मुझे माफ कीजिएगा, खून इतना पतला हो गया है कि हम आज इस वर्तमान परिस्थिति से सामने प्रत्यक्ष संघर्ष करने में क्यों पीछे हट रहे हैं? जिन लोगों ने कुमार सभा के साथ में या देश में ऐसे सारे लोग जिन्होंने अपना जीवन और जवानी उस समय समर्पित की थी, इस देश को आजाद कराने के लक्ष्य को लेकर के विभिन्न माध्यमों से, चाहे सुभाष बाबू की क्रांति सेना हो, जय हिंद की सेना हो, आजाद हिंद फौज हो, उसके माध्यम से, या फांसी के फंदे पर झूल करके भगत सिंह ने किया होगा, लाठियां खा करके सामान्य मानवी ने किया होगा, भूख की तपस्या करके महात्मा गांधी ने किया होगा, अपने अपने मार्ग से जिस तरह से देश को आजाद कराने के लिए जिन लाखों नाम अनाम लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया, अपनी जवानी समर्पित की, क्या उनके सपनों का भारत हम बना पाए? या क्या इस बंगाल की धरती में जो हजारों लोगों ने अपना जीवन और जवानी समर्पित की, क्या उनके सपनों का बंगाल हम बना पाए, उनके साथ में न्याय हम कर पाए? और ये न्याय अगर नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है कि उनके साथ में न्याय हो? मैं उस जिम्मेदारी के एहसास की बात आपके सामने करने के लिए आज यहाँ खड़ा। क्यों न हम, किस बात का भय है, किस बात का डर है हमें? कल्पना कीजिए, ऐसे लोग जिनको बर्फ की शिलाओं पर सुलाया गया, जिनके नाखून जो है प्लास से पकड़ करके बाहर निकाल दिए गए, उसके बाद में भी उन लोगों ने भारत माता की जय के साथ में अपना जीवन समर्पित करने के लिए, उसके बाद में भी कहीं समझौता नहीं किया। क्यों करके आज ये बंगाल की परिस्थिति, ऐसा पश्चिमी बंगाल, जिस बंगाल ने इस देश के 130 करोड़ लोगों को, और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हम 130 करोड़ लोगों को अपने आप पर गर्व हो सके कि हम भारत के नागरिक हैं और बंगाल हमारा हिस्सा है,
ऐसी अनेक अनेक विभूतियां को जन्म दिया। उस बंगाल के इस हालात कि आज यहां उन्मुक्त होकर के व्यक्ति अपने विचार को व्यक्त नहीं कर सकता, अपनी बात को नहीं कह सकता, अपने आप को भारत माता की जय या जय श्री राम का नारा खुले होकर के चौराहे पर खड़े होकर के नहीं लगा सकता, ऐसी परिस्थिति तक जय श्री राम नहीं बोल सकता, ऐसी परिस्थिति तक आने के बाद में भी ऐसा बंगाल, जिस बंगाल में जब कभी भी दुनिया में कहीं कोई अन्याय या जो है अत्याचार होता था, उसकी पहली आवाज जिस बंगाल से निकलती थी, वो बंगाल क्यों आज इतना मौन हो गया है, मैं समझ नहीं पाता। ऐसा विज्ञान कहता है डीएनए परिवर्तित नहीं होता, मुझे समझ में नहीं आता ये बंगाल का डीएनए क्यों बदल गया है। और इस बंगाल के डीएनए को वापस अपने पथ पर लाने की जिम्मेदारी ये जो सभागार में बैठे लोग हैं उनकी है, क्योंकि आप लोग, जब परिचय के समय में भी कहा गया और मैं भी ऐसा ही कहूँगा, आदरणीय त्रिपाठी जी ने भी कहा कि हम सब लोग एक व्यक्ति मात्र नहीं हैं, हम सब लोग संस्थाएं हैं, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, हम इन्फ्लुएंसर्स हैं। ये राजनीतिक मंच नहीं, मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता, मैं हालात से, हकीकत से आपको रूबरू कराना चाहता हूं और उस हकीकत को किस तरह से बदला जा सकता है। आदरणीय संजय जी जब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि स्वामी नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद और वर्तमान प्रधानमंत्री स्वामी विवेकानंद ने कहा कि उठो जागो और तब तक कि जब तक लक्ष्य को प्राप्त न कर सको कर लो, तब तक विश्राम करने का अधिकार नहीं है। पंडित दीनदयाल जी ने हमको, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भी यही सिखाया कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में आप परिवर्तन न ला पाए, उस दिन तक आपको न रुकने का अधिकार है न थकने का अधिकार है। उस विचारधारा के साथ में काम करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जब देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में, चुनाव जीतने के बाद में और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के पहले, उसके बीच के में जब उन्हें एनडीए के घटक दल का नेता चुना गया था, लोकसभा के केंद्रीय सभागार में सेंट्रल हॉल में जब उन्होंने अपनी बात कही थी और ये कहा था कि मेरी सरकार, उन्होंने कहा था कि जब भारत की जनता ने हमें देश चलाने के लिए जो है ये सत्ता का सिंहासन नहीं सौंपा है, ये देश तो भगवान के भरोसे चला है आज तक, ये देश तो ऋषियों मनीषियों ने जो परंपरा और जो नींव खड़ी की थी, उस नींव की मजबूती के कारण आज भी खड़ा है। देश की जनता ने हमें अवसर प्रदान किया है कि हम साधारण मानवी के जीवन में परिवर्तन ला सकें, और उस दिन संकल्प व्यक्त किया था कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित, ऐसे सारे अभावग्रस्त लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेंगे। और आज 6 साल बाद पीछे घूम करके देखिए, करोड़ों करोड़ ऐसे लोग जिनके पास में सामान्य मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। आज हम जिस इस सभागार में जितने लोग बैठे हैं, प्रत्यक्ष रूप से शायद मुझे लगता है कि उनके परिवार के लोग, तो जो मेरी बहनें बैठी, कल्पना भी नहीं कर सकती इस बात की कि देश में 68% घर के लोगों के पास में, महिलाओं के पास में सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं थी। और जब 68% की मैं बात करता हूं, मुझे याद है मैं जब स्टॉकहोम में वाटर वीक के समय में ये अपनी बात कर रहा था और जब मैंने 68% कहा और उस 68% को जब नंबर्स में जब उनके सामने रखा कि 60 करोड़ लोग ऐसे थे, 30 करोड़ माताएं बहनें ऐसी थी जिनको नित्य प्रतिदिन अपनी गरिमा के साथ में समझौता करना पड़ता था। देश के प्रधानमंत्री से अपेक्षा होती है बहुत बड़ी बड़ी बातें वो मंच पर खड़े होकर के करेंगे। लाल किले के प्राचीर पर खड़े होकर के देश के प्रधानमंत्री ने कहा मैं हर घर में शौचालय बनाऊंगा। बहुत लोगों ने उपहास भी किया, लेकिन क्योंकि जिसके कोहनी पे चोट लगती है उसको दर्द महसूस होता है। जिसने दर्द देखा, जाके पग न फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जिसने अभाव नहीं देखा वो नहीं सोच सकता। कल्पना कीजिए, मुझे याद है लोकसभा में जब हमारा देश का यान मंगल ग्रह पर पहुंचा था, 2014 के अंत की बात है। लोकसभा का सत्र चल रहा था। लोकसभा के सत्र में लोकसभा अध्यक्ष जी ने उस समय, आदरणीय सुमित्रा जी ने उस समय अवसर प्रदान किया कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर सरकार को उसके लिए बधाई दे रहे थे। कुछ उसमें भी राजनीति खोज रहे थे कि हमने शुरू किया था, हमने प्रारंभ किया था, आपने समाप्त किया है, कुछ जो कुछ हो रहा था। मुझे भी अवसर मिला था
माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित थे। मैंने कहा था कि बेशक हम मंगल ग्रह पर पहुंच गए, बेशक हम चांद पर भी थोड़े दिन में एक बार फिर पहुंचने वाले हैं, बेशक हमने स्पेस साइंस में पूरी दुनिया में अपने आप को एक एग्जाम्पलरी नेशन की तरह खड़ा कर लिया, ऐसी हैसियत हमने पैदा कर ली है। लेकिन मैं दर्द के साथ में कहता हूं कि आज भी मेरे बच्चों को लालटेन और जो है चिमनी की रोशनी में पढ़ना पड़ता है। और उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प व्यक्त किया था कि हम 1000 दिन में देश का एक भी घर ऐसा नहीं होगा जिसमें बिजली की रोशनी न हो। 4 करोड़ घर ऐसे थे। सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाना आज मुझे दायित्व मिला है। पिछले वर्ष जो है सरकार के समय में जो दूसरे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए, उनके बाद में अभी वर्तमान में मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व दिया है उनका संकल्प, उनका सपना पूरा करने का। कि आज भी देश में जब 2019 में लोग जब लाल किले के प्राचीर से उन्होंने जल जीवन मिशन की शुरुआत की घोषणा की थी, देश में 84% घर ऐसे हैं। 19 करोड़ घरों में से 16 करोड़ घर ऐसे हैं जिनकी माताओं बहनों को रोज पीने का पानी अपने परिवार की आवश्यकता के लिए लेने के लिए सिर पर ढोकर के लाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। और मैं तो पश्चिमी राजस्थान से आता हूँ। आप सब में से भी बहुत सारे चेहरों को मैं पहचानता हूँ जो राजस्थान से हैं। आप सब ने कम से कम बचपन में तो देखा होगा, 12 साल की उम्र में एक बेटी घर में पानी लाने के लिए अपनी माँ के साथ कौतूहलवश छोटा मटका लेकर के जाना शुरू करती थी। और 65-70 साल की आयु तक जब तक कमर झुक नहीं जाए और चलने की क्षमता समाप्त न हो जाए, रोज यही क्रम। बढ़ती उम्र के साथ में बढ़ते हुए घड़ों का बोझ और फिर झुकती हुई कमर के साथ में वापस कम होते हुए घड़े। रोज 5 से 10 किलोमीटर एक लाइन में अगर चलना शुरू करें तो पृथ्वी के 4 चक्कर लगाने जितना जीवन भर में परिश्रम। इस अभिशाप से मुक्त कराने का दायित्व है। सामान्य मानवी इन सब से ऊपर उठ करके इन मूलभूत आवश्यकताओं की चिंता से ऊपर उठे और उसके बाद में राष्ट्र निर्माण में योगदान करे। ये कृतित्व, ये विवेकानंद को सच्ची श्रद्धांजलि है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। लेकिन वो प्रधानमंत्री होने के नाते ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हम सबको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, आज इस बात को हम सबको मानना पड़ेगा कि वी आर अंडरगोइंग द ईरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हम देश बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, संपरिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। संपरिवर्तन के इस दौर में जब कभी भी इस तरह का दौर आता है किसी भी समाज में, किसी भी संस्थान में, जब इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तब उस पीढ़ी के लोगों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और इतिहास उठा करके देख लीजिए, यहां तो सारे सब ज्ञानी लोग बैठे हैं जिन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने की क्षमता वाले लोग बैठे हैं मंच पर और मंच के सामने भी। इतिहास उठा करके देखिए, जब कभी भी दुनिया में जहां कहीं भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उस पीढ़ी ने अगर ठीक से उस समय के अनुकूल युग सापेक्ष कृत्य किया, जीवन जिया, काल सापेक्ष काम किया, काल के समय की आवश्यकता के अनुरूप काम किया, ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव हुआ। और अगर कहीं चूक गए, ऐसे उदाहरण भी हजारों आप ढूंढ सकते हैं, संस्थाओं में भी और समाज में भी और राष्ट्र में भी, कि जब चूके तो कई पीढ़ियों को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। उस चूक की कीमत कई पीढ़ियों ने अदा की। हम सबको इस बात को तो निर्विवाद रूप से स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारा देश एक बार फिर वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। कि कुमार सभा जब आज़ादी की लड़ाई में, जब हम एक उस समय के ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे थे, तब उसमें सक्रिय सहयोग कर रही थी, योगदान कर रही थी। आज भी आप कुमार सभा का वही दायित्व है, इससे जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति का वही दायित्व है कि हम इस ट्रांसफॉर्मेशन में अपनी सकारात्मक भूमिका को निभाएं। अभी आदरणीय संजय जी जब बात कर रहे थे तब इन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई के समय में जो लोग लीड कर रहे थे वो सारे विदेश से पढ़ करके आए थे। वो सौभाग्य था, दुर्भाग्य था, ऐसा कटाक्ष इन्होंने किया। मैं मानता हूं कि वो आपदा में अवसर था जो मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, और वो अवसर इसलिए था कि वो जब विदेश में गए तो उन्होंने लोकतंत्र की ताकत को समझा, उन्होंने देखा किस तरह से भारत में भी वही परिस्थितियां ला करके खड़ी की जा सकती, ये उनके लिए अवसर था। आप देश के किसी भी बड़े शहर में चले जाइए, किसी भी ऐतिहासिक शहर में चले जाइए, 18वीं शताब्दी 1850 के आसपास से लेकर के 18वीं शताब्दी के
पूर्वार्ध, ठीक पूर्वार्ध से लेकर के 19वीं शताब्दी तक उस देश में, उस जिले, उस शहर में जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन हुआ है, चाहे अस्पताल होगा बड़ा, चाहे वाइसराय बिल्डिंग होगी, चाहे कलेक्ट्रेट बना हुआ होगा, चाहे बड़ा न्यायालय बना होगा, जो कुछ भी मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग, हेरिटेज बिल्डिंग वहां बनी है, वो उस समय के शासक ने बनाई होगी। क्यों? क्योंकि उनको अवसर मिला था कि वो विदेश में गए, उन्होंने देखा कि बीइंग ए किंग, एक प्रजापालक, प्रजावत्सल हो, राजा होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने यहाँ पर विश्व के विकास के अनुरूप अपने यहाँ भी काम करूँ। उन्होंने आपदा को अवसर की तरफ देखा। वर्तमान में आज जब कोरोना की आपदा से पूरा देश गुजर रहा था, जब कोरोना आया ही था, शुरुआत का काल था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुलाया, एक दिन कहा ऐसे बातचीत में, सामान्य बातचीत में, कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ने में रुचि होती है, 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था, ठीक इसी तरह की परिस्थिति दुनिया में थी। दुनिया में 6 करोड़ लोग काल कवलित हो गए थे, केवल भारत में 2 करोड़ लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा था। 20 करोड़ आबादी के भारत में से 2 करोड़ लोगों का जीवन समाप्त हो गया था। 10%, गांव के गांव खाली हो गए थे। उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया कि उस समय में किस तरह की परिस्थितियां थी और दुनिया के देशों ने उसको किस तरह से काउंटर किया। इसको लेकर के बहुत सारे लेख लिखे गए, अध्ययन हुए हैं, रिपोर्ट आज है, उनको पढ़ना चाहिए। मुझे प्रेरणा मिली, कुछ थोड़ा बहुत जितना समय बचा सकते थे उस सब के साथ में, समय के साथ में समय का सदुपयोग करते हुए उसको पढ़ा। एक बात सामने निकल करके आई, उस 100 साल पुराने स्पेनिश फ्लू के पेंडेमिक के समय में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष ने यह कहा कि वी विल टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, और अमेरिका फर्स्ट की नीति के साथ में उन्होंने काम करना प्रारंभ किया। 20 साल में, देवी और सज्जनों, 20 साल में अमेरिका दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बन गया। उसके दूसरे कारण भी रहे होंगे, ये विवेचना का विषय हो सकता है, लेकिन बीज वहां था। और हम सबको गौरवान्वित होने का निश्चित रूप से अधिकार है, भारत के लोगों को, चाहे हमारी कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता होगी, किसी तरह की भी हमारी विचारधारा होगी, लेकिन हम सबको अधिकार है कि आज जब इस 21वीं सदी में पूरा विश्व कोरोना की उस आपदा से लड़ रहा है, और कोरोना की इस आपदा ने जब हमें जीवन को देखने की नई दृष्टि प्रदान करने का एक अवसर प्रदान किया, यह भी एक आपदा में अवसर है, तब पूरी दुनिया में केवल एक भारत के राष्ट्राध्यक्ष, हम सबके श्रद्धेय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने खड़े होकर के कहा कि हम इस आपदा को अवसर में बदलेंगे। और आज उसका परिणाम आप किसी भी पैरामीटर पर उठा करके देख लीजिए, मैं वे लंबा नहीं करना चाहता, किसी भी पैरामीटर पर आज सबसे तेजी से रिवाइवल। कल्पना कीजिए ऐसे देश अमेरिका से लेकर के, और जिन पहले 15 देश, 16 कर लीजिए क्योंकि भारत उसमें दूसरे ही नंबर पर है, ऐसे 16 देश, भारत को छोड़कर के शेष 15 जिनमें सर्वाधिक प्रकोप कोरोना का हुआ, उन देशों की सूची उठा करके देखिए, अमेरिका से लेकर के अरब अमीरात तक सारे संपन्न देश हैं। ऐसे सारे देश हैं जो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत का दंभ, अहंकार पूरे विश्व भर में भरते थे। ऐसे सारे देश जो एक डंडे से, अपनी एक आवाज से पूरे विश्व को हाँकने का दंभ रखते थे, आज हमने उन सबको धराशायी होते हुए देखा। और उन सब की कुल जितनी जनसंख्या है, उससे ज्यादा जनसंख्या भारत की अकेले की है। वो 15 देश अपने विशाल अपार संसाधन, अपनी आर्थिक ताकत, अपने रोबस्ट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब की ताकत पे जो संघर्ष कर रहे थे, ठीक उतना ही बड़ा संघर्ष नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपने सीमित संसाधनों के साथ में कर रहा था। और संसाधन कितने? एक N95 मास्क नहीं बनता था, बहुत सारे लोगों ने लगा रखा है। एक PPE किट नहीं बनता था। देश में एक टेस्टिंग लेबोरेटरी थी, केवल एक, पुणे के वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट, जिसमें 100 भी टेस्ट रोज नहीं हो सकते थे। ये राजनीति का विषय नहीं है, ये हम सब देशवासियों के लिए सम्मान का विषय है कि आज वही भारत देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा PPE किट मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है, दूसरा सबसे बड़ा N95 मास्क का मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है, दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों को दवाई देने वाला देश है दुनिया के। और मैं आज
जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं कि दुनिया के सबसे ज्यादा नंबर में लोगों को वैक्सीन लगाने वाला देश भी भारत बनेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। हम सबको ट्रांसफॉर्मेशन के इस समय में अपनी भूमिका को देखना पड़ेगा। अभी जब आदरणीय संजय जी बात कर रहे थे, इन्होंने कहा कि उनके मन में राष्ट्र प्रेम की भावना थी। मैं ये कहूंगा कि मेरे विचार में भारत होना चाहिए कि मैं भारत के लिए इस बदलते हुए समय में क्या कर सकता हूं। मैं चाहे किसी भी भूमिका में समाज में काम करता हूं, मैं शिक्षक हूं, व्यवसायी हूं, कर्मचारी हूं, अधिकारी हूं, समाज सेवा में काम करता हूं, धर्म के लिए काम करता हूं, मैं जो कुछ भी काम करता हूं उस काम के साथ में मैं इस अपेक्षा के साथ में करूं, इस लक्ष्य के साथ में करूं, इस विचार के साथ में करूं कि मैं भारत की परिवर्तन के घूमते हुए इस पहिए को गति देने के लिए काम करूंगा। मेरा एक भी कदम, एक भी कृत्य, एक भी व्यवहार और मेरी वाणी का एक भी शब्द जो है उस गति के बीच में अवरोध न बन सके, इस दृष्टिकोण से मैं काम करूंगा, इस लक्ष्य के साथ में काम करूंगा। आज देश में इस विचार के प्रति जो है वो स्थापना की आवश्यकता है, इस विचार को बनाने की आवश्यकता है, इस विचार को कल्टीवेट करने की आवश्यकता है। और कुमार सभा पुस्तकालय जैसी संस्थाएं निश्चित रूप से इसमें एक बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। मित्रों, भारत युवाओं का देश है और आज पूरा विश्व अपार संभावनाओं वाले युवा भारत की तरफ देख रहा है। और भारत में जब कोई परिवर्तन होता है तो वो पूरे विश्व के लिए परिवर्तन होता है। दुनिया के बहुत सारे देशों ने, जिन देशों की अभी मैंने चर्चा की, संपन्न देशों की, उन्होंने बहुत प्रगति की होगी, वो बहुत आगे पहुंचे होंगे, लेकिन वो प्रगति की इस रफ्तार में, इस पंक्ति में हमसे पीछे खड़े देशों के लिए प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा अगर कोई है तो वो भारत है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। भारत आजाद हुआ, हमने 100 साल तक से भी ज़्यादा लंबे समय तक देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष किया अंग्रेज़ों से। उससे पहले का संघर्ष तो और भी लंबा है। 100 साल तक जो संघर्ष किया, और जिस दिन भारत ने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का सुनहरा सूरज देखा, पूरी दुनिया पर प्रभाव देखिए कि जिस अंग्रेज का शासन जो है सूर्यास्त नहीं होता था, जिसके शासन में पूरी दुनिया में जो कॉलोनाइजेशन का सिस्टम था, चाहे डच होंगे, चाहे फ्रेंच होंगे, चाहे स्पेनिश होंगे, चाहे जर्मन होंगे, चाहे पोर्टुगीज होंगे, भारत की आज़ादी के साथ में ये दास्ता और गुलामी का कलंक स्वतः समाप्त होने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। 30 साल में दुनिया से गुलामी का दंश समाप्त हो गया, जो सैकड़ों पीढ़ी वर्षों से चल रहा था। क्योंकि भारत पंक्ति में हमारे पीछे खड़े लोगों के लिए प्रेरणा है। आज भारत में यदि कोई अचीवमेंट होता है, दुनिया के बहुत सारे देशों को उससे प्रेरणा मिलती है। मैं अभी स्टॉकहोम वाटर वीक की बात कर रहा था, जब मैंने पूरी दुनिया के वाटर एंड सैनिटेशन के एक्सपर्ट्स, पूरी दुनिया के वाटर एंड सैनिटेशन के मिनिस्टर्स, उस क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओस, उन सब के सामने जब भारत की कथा को उनके सामने रखा कि किस तरह से हमने अपने सैनिटेशन मिशन को सक्सेसफुल किया। पूरी दुनिया के 100 करोड़ ओपन डेफिकेटर्स में से 60 करोड़ जिस धरती पे थे, 5 साल से छोटी अवधि में हमने उसको पूरा संपूर्णता के लक्ष्य के साथ में पूरा किया। जब मैंने उनसे बात की, मुझे निश्चित रूप से गर्व हो रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा गर्व मुझे उस समय हुआ जब मैं इंडिया के स्टैंड में आकर के बैठा और मुझे अफ्रीकन देशों के कम से कम 20 राष्ट्राध्यक्षों ने आकर के ये कहा कि भारत यदि कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। आप हमें प्रेरणा दीजिए, हम आपके पथ पर चलने के लिए तैयार हैं। आपने किस तरह से किया ये हमें बताइए। ये भारत की ताकत है। और मित्रों, ये ताकत इस युवा भारत की, अब जब भारत बदल रहा है, भारत का ट्रांसफॉर्मेशन भारत के भविष्य के लिए नहीं, हम सब के बच्चों के भविष्य के लिए नहीं, भारत के ट्रांसफॉर्मेशन का प्रभाव पूरे विश्व भर पर पड़ेगा। इस अपेक्षा के साथ में, इस विश्वास के साथ में कि हम कितने बड़े यज्ञ में अपनी संविधा पर अर्पित करने के लिए, समर्पित करने के लिए काम कर रहे हैं, इस लक्ष्य के साथ में हमें समाज को जागृत करने की आवश्यकता है। अपने आप के मन मस्तिष्क में इस विचार को जो है स्थापित करके
इस पौधे का अंकुरण करके इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। 21वीं सदी का भारत विश्व का पथ प्रदर्शक भारत बने और बनेगा, मैं विश्वास के साथ में यह बात कह सकता हूं। लेकिन उसमें हमारा योगदान हो, इस लक्ष्य के साथ में हमको काम करने की आवश्यकता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस गर्व के साथ में कह सके, इस बंगाल की धरती पर आने वाली पीढ़ियां इस गर्व के साथ में यह बात कह सकें कि बंगाल की धरती की उर्वर क्षमता जो है वो समाप्त नहीं हुई थी। वो विवेकानंद और सुभाष बाबू या बंकिम दा के साथ ही समाप्त नहीं हो गई थी, या रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ में समाप्त नहीं हो गई थी। उसकी उर्वरता को शायद कुछ पेस्टिसाइड्स डाल करके कम कर दिया गया था, लेकिन वो उर्वरता वापस उस अक्षुण्ण रही। हमको ये गर्व करने का अवसर आने वाली पीढ़ियों को दे सकें, इस दृष्टिकोण से हम सबको काम करने की आवश्यकता है। सबको साथ लेकर के हम अपने देश के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए, उसमें अवरोध बनने वाली हर एक शक्ति से टकराने के लिए पूरी शक्ति के साथ में, विवेकानंद कहते थे कि मैं बाघ की आंख में आंख डाल करके देख सकता हूं, और मैं विश्वास के साथ में कहता हूं कि विवेक जो है वो बाघ जहां है वहीं ठहर जाएगा। मुझे लगता है कि बाघ तो जो है हमारे सामने नहीं है। इस परिवर्तन के, इस बदलते हुए भारत के बीच में आने वाले हर एक अवरोध को हम उखाड़ फेंकेंगे। इस संकल्प के साथ में हम सबको जीने की आवश्यकता है, ये प्रेरणा लेकर के यहां से जाने की, जीने की आवश्यकता है। मित्रों, युग पुरुषों का जीवन जो है वो गौरव का प्रदाता होता है, निश्चित रूप से गौरव का प्रदाता होता है, सम्मान का दायक होता है, और निश्चित रूप से हम सबको सम्मान, उसको स्मरण करके भी सम्मान की अनुभूति होती है। लेकिन साथ ही साथ में वो प्रेरणा का दायक भी बने, हम सब प्रेरित होकर के उसके पथ के अनुगामी बने, ये संकल्प हमें व्यक्त करने की आवश्यकता है। आज आदरणीय बनवारी लाल जी का सम्मान हुआ है। उन्होंने अपने स्वर्जित धन से समाज के साधारण मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य से, उद्देश्य से जिस तरह से काम किया है। आदरणीय संजय जी ने कहा, आदरणीय तारा जी ने कहा दान की महत्ता का, और सबने कवियों को उद्धृत किया। मैं तो दिनकर के मार्ग का पुजारी हूँ, और दिनकर की वो पंक्तियाँ मुझे याद है, जहाँ दान जगत का प्रकट धर्म है, मनुष्य व्यर्थ डरता है। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुष्य व्यर्थ डरता है, एक रोज तो हमको सब कुछ देना ही होता है, एक रोज तो हमको सब कुछ देना ही होता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान जिन्हें नहीं जिनको वो देकर भी मरते हैं। तो आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, और एक बार फिर हृदय की गहराई से मैं कुमार सभा पुस्तकालय से जुड़े हुए सारे लोगों का, सबका अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मुझे अवसर प्रदान किया, मुझे इतने सारे ज्ञानी लोगों की बात सुनने का, जिन्होंने अपने ज्ञान की शक्ति के आधार पर सम्मान अर्जित किया है, उन सब से चर्चा कर, उनकी सब की वाणी को सुनने का, ओजस्वी वाणी को सुनने का अवसर प्रदान किया। और ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है, ये अवसर एहसास करने का भी अवसर प्रदान किया। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। कुमार सभा पुस्तकालय का भवन बने। आदरणीय बनवारी लाल जी को जब 1 लाख रुपए का चेक दे रहे थे, मैंने कहा बनवारी लाल जी से तो लेने का स्वभाव होना चाहिए, पर मुझे लगता है कि बनवारी लाल जी ने देने में बहुत जल्दबाजी कर दी। अगर देखिए, एक बाजरी का एक दाना डालते, मैं तो किसान आदमी हूँ, एक दाना 1000 दाने देता है। एक दाना अगर देता तो हम सबका पेट नहीं भर सकता था। बनवारी लाल जी इतनी जल्दी करके, और शायद मुझे लगता है कि जो इनकी क्षमता है और जो इनकी ताकत है उसके साथ में न्याय नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ कि बनवारी लाल जी जैसे प्रेरणापुंज, जिनके जीवन से भी निश्चित रूप से हम सबको सीखने का अवसर मिलता है, हम सबको जो है उनके प्रेरणामयी जीवन के साथ में हम सबको आगे काम करने का अवसर मिलता है। और तुलसीयान साहब यहाँ बैठे, तुलसीयान साहब सबको इनकम टैक्स बचाना सिखाते हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे चेहरे बैठे हैं जिनको इनकी भी ज़रूरत पड़ती है, इनकी सलाह से जो कुछ बचता है उसका कुछ हिस्सा भी। अभी मैं तुलसीयान साहब से जब बात कर रहा था तो मैंने कहा ये CSR का कॉन्सेप्ट तो अभी अभी आया है। हमारे मारवाड़ की, हमारे पश्चिमी राजस्थान की, हमारे राजस्थान की, हम मारवाड़ियों ने तो जहाँ कहीं भी गए CSR हमारे DNA में। हमने समाज से जो कुछ भी लिया है,
आदरणीय संजय जी कह रहे थे कि जो देता है वो देवता होता है। हमने व्यक्ति के लिए नहीं तारा जी, जो कुछ देता है उसको देवता मानते हुए हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, मूर्धन्य हमारे पंडितों ने, सब ने हमको सिखाया जो देता है वो देवता है। आज हम कहते हैं कि ऑक्सीजन पीपल 24 घंटे देता है, हम उसको रक्षा सूत्र मानते थे, हम नदियों को देवता मानते थे, हमने गाय को माँ मान करके, देवता मान करके पूजा। जो दाता है वही देवता है। इस तरह से ये हमारी परंपरा है। और तुलसियान साहब जो देते हैं उसमें से कुछ हिस्सा जो है कुमार सभा साहब के पुस्तकालय को भी निश्चित रूप से मिले। इस अपेक्षा के साथ में आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।